नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न पत्रों को लेके आई हूँ, यानी आज हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये आपका जूनियर वर्ग का प्रश्न पत्र है। ये 2018 का प्रश्न पत्र है आपका। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप गद्यांश और पद्यांश में से प्रश्नों को कैसे छांट सकते हो। और ये आपके जो 15 नंबर आते हैं और गद्यांश पद्यांश में से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, इस तरीके से मैं आपको प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और साथ ही साथ पूर्ण पेडागोजी के आधारित आपको प्रश्न सॉल्व कराऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहती है हमारे चैनल पर। और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो वन बाई वन, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला है हमारा ये पद्यांश, और ये इससे आपके देखो ये 121 से 128, ठीक है। ये आपका 121 से 128, यानी इस गद्यांश से आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 8 प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ऐसे हम इसको कैसे पढ़ें, तो इसके साथ हम समझ के साथ पढ़ेंगे। मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है, यही हालत मैं यहाँ भी देखता हूँ, ठीक है। यानी आपका जो कवि है, जो लेखक है, ठीक है, कवि नहीं आपका राइटर लेखक है, वो क्या कहता है कि मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है, यही हालत मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। तो आपको इस गद्यांश को 2 बार 4 बार 6 बार नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, पूर्ण समझ के साथ पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ आपका जहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, ठीक है, इसमें जो भी लाइन लगे, जो भी आपको महत्वपूर्ण लाइन लगती है उस पर आपको अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि इसको जब भी आप अंडरलाइन करोगे तो आपके प्रश्न से ये लाइन उत्तर ढूंढने में मदद करेगी। जैसे कि अभी इस लाइन को आप पढ़िए कि यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। तो इस लाइन को हमने अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये हमें थोड़ा महत्वपूर्ण लग रही है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रेत है। देखो ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि ये युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इंकलाबी जज्बे से ओतप्रेत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है और इन कवियों में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देशी नहीं है। अब इनका स्वरूप कैसा नहीं है? इनका स्वरूप देशी नहीं है। अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन करते हो तो फिर आपको प्रश्नों को ढूंढने में आसानी होती है। जैसे कुछ लाइनें हमारी पहले से अंडरलाइन होती हैं, ठीक है, और कुछ अंडरलाइन नहीं होती है, तो हमें तुरंत दिख जाता है कि हमारा प्रश्न अंडरलाइन वाली लाइन से बन रहा है अथवा अन्य दूसरी जो लाइनें हमारी हैं उनसे बन रहा है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, यानी इनके लेखक पर किस का प्रभाव है? इनके लेखन पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इंकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह जाता है, यानी सिर्फ किताबी यानी लेखनी में ही इनका जो इंकलाब है वो सीमित है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, अब शोषण की बात हो रही है और किनका शोषण किया जा रहा है? तो किसानों का और मजदूरों का, जिन्हें भी इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं वे इसे समझ ही नहीं पाते हैं। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब में मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास गया। तो इसे कहाँ बुलाया गया? तो ये गुरु नानक विश्वविद्यालय। एक दिन शाम को मैं अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाले सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद और कुर्ते में हमारे जैसे ही लगते फिरते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका तहमद और ये लुंगी होती है, ठीक है।
वहां सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ये हमारा अनुच्छेद है, ठीक है, यानी गद्यांश है। इसको हमने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ इसमें हमने ये सारी अंडरलाइनें की हैं। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो चलो हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को देख के हम पता करेंगे कि हमने जो अंडरलाइन की है वहां से हमारे प्रश्न बन रहे हैं अथवा नहीं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? अब देखो, हमने ये नई पौध की बात की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, वे कवि जो अभी नए युवा हैं, वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है, वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। तो अभी देखो, हमने ये अंडरलाइन की थी, कवियों की नई पौध सामाजिक, यानी मेरे पंजाब में युवा, यानी युवा कवि है। और ये किसके बारे में बात की जा रही है? तो इनके बारे में बात की जा रही है कि वे युवा कवि जिन्होंने अभी अभी लेखन शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है। अब जो पंजाब के युवा कवि हैं उनके लेखन का क्या विषय है? तो आप इसमें यहाँ से देख सकते हो कि इनके लेखन का विषय क्या है। सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से उत्प्रेरित है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने, ये देखो हम कलर थोड़ा चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी अंडरलाइन कहाँ थी। ये देखो, इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण। अब हमारी बात हो रही है इसमें सुव्यवस्था, न्याय, भ्रष्टाचार और भावनाएं। तो इसमें से हमारा क्या आ गया? इसमें से हमारा आ गया भ्रष्टाचार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा भ्रष्टाचार। तो इस तरीके से मैं आपको ये बार बार नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमने सारी अंडरलाइनें की हैं। आपका एग्जाम भी इस बार ऑफलाइन होगा, तो आप अंडरलाइन अवश्य करें और अपने प्रश्न पत्र को थोड़ा सावधानी के साथ उसमें गोले भरें आप OMR में, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वहाँ आप अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपका गोला भर गया तो बस फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ जो भी विषय आपका सबसे पहले अच्छे से आपको प्रश्न आ रहे हो, आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें। और जो डाउट वाले प्रश्न हैं उनको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया करें, इस तरीके से, यानी आपको इस तरीके से याद रहेगा कि ये प्रश्न हमारे अभी हमें करने के लिए रह गए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कविताओं का स्वरूप देशी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है, यानी इस वाक्य से क्या अभिप्राय है? तो कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित है, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, कविताओं का प्रकाशन पश्चिम से प्रभावित है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है? किसानों और कवियों का, किसानों और मजदूरों का, कवियों और लेखकों का, किसानों और मजदूरों का। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें अंडरलाइन भी किया था इधर। तो किनका शोषण हो रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, किसानों और मजदूरों का। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं? तो पंजाब के आदमी क्या पहनते हैं आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, कुर्ता और लुंगी। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न हमने गद्यांश में पढ़ लिए हैं। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 का? तो इसका हो जाएगा जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना, जमीनी स्तर पर ऊंचा न उठना, जमीनी स्तर पर बदलाव आना, या जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। तो इसका है कि यानी कागज पर सिर्फ सीमित हो जाना का अर्थ होता है जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, विधानवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं, कैसे शब्द हैं ये? आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या आपकी क्रिया है? तो आपके इसमें ये है विशेषण,
अब आप ये कहोगे कि ये सारे शब्द तो आपके संज्ञा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके गद्यांश के अनुसार ये आपके विशेषण हैं, तो इन्हें हम समझते हैं। तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं थोड़ा आपको ये दिखाई दे रही हूँ। ये हमारा ग्रामीण है, ठीक है। यानी एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए, यानी यहाँ संज्ञा का काम स्वयं लेखक है, तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हो। सिर्फ एक ही मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न नहीं है हमारा, अगला हमारे पास फिर से गद्यांश है और इस गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे। माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बहुत बड़े सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। अब इसमें भी हम अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। यानी ये क्या थे, एक प्रसिद्ध शिल्पकार थे, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। और ये क्या बनाते थे, ये बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। अब लोगों ने कहा कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां, तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में है। यानी मूर्ति कहाँ है, पहले से ही आपकी पत्थर में है, और मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वभान होने में मदद करना ही शिक्षक का काम है। यानी शिक्षक का क्या कार्य है, तो विद्यार्थी को स्वभान कराने में, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब ये स्वभान कैसे हो, कहते हैं सेल्फ इज लाइक अ रेज, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है। वैसे ही जो स्व है शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं आता, वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। यानी ये स्व है, यानी अपने आप को पहचानना कैसे पता चलता है, तो इसका पता चलता है कि जब वह क्या करता है, अपना कर्तव्य करता है, ठीक है। कर्तव्य का कर्म करता है। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ और मुश्किल का भी सामना करता है, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरा स्व मुझे पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, वही मेरी शिक्षा है। यानी उसकी शिक्षा क्या है, कि जो रूप उसके सामने व्यक्त होता है। इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती, बल्कि अंदर से अंकुरित होती है। शिक्षा क्या होती है, अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। यानी एक पौधा जब अंकुरित होता है तो वो अंदर से होता है, लेकिन बाहर से हम उसमें खाद पानी देते हैं, निराई करते हैं, प्रकाश में रख सकते हैं। इसी तरीके से एक शिक्षक है, वो यानी विद्यार्थी को ये सारी चीजें दे सकता है, लेकिन विद्यार्थी अपने आप से, स्व से ही पढ़ने के लिए, कर्म के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है। शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो हमारा गद्यांश क्या कह रहा है, कि शिक्षा देना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक का काम है, तो शिक्षक का क्या काम है आपका, शिक्षक का काम है विद्यार्थी को दूसरे से परिचित कराना, नहीं। विद्यार्थियों को विषयों से परिचित कराना भी नहीं है, विद्यार्थियों को शिल्पकला से परिचित भी कराना नहीं है। शिक्षक का काम है कि विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराए। यानी वो स्वयं क्या कर सकता है, इसे परिचित कराना है। स्व का प्राकट्य होता है, तो स्व का प्राकट्य कहाँ होता है, रोशनी में, कर्म में, शक्ति में, शून्य में। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो किस में होता है, कर्म से, ठीक है, कर्म में होता है। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या करना है, भोजन पानी देने का है, नियंत्रित करना है, उचित माहौल देना है, या बागवानी सिखाना है।
तो इसका अर्थ है नियंत्रित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व क्या है? दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, किरण होता है, अदृश्य होता है। तो गद्यांश के अनुसार स्व हमारा अदृश्य होता है और उसको हमें पहचानना पड़ता है, निकालना पड़ता है और स्व से परिचित होना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है, यानी आपको विशेषण नहीं पूछा है, प्रविशेषण पूछा है। तो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण होता है यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द, और उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो ये प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण है आपका, इसमें पहले आपको विशेषण देखना है। तो वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, इसमें आपका सुंदर क्या है? ये विशेषण है। और कैसी बनाते हैं? बड़ी बनाते हैं, यानी सुंदर भी के उससे पहले लगा हुआ शब्द हमारा बड़ी है, तो ये हमारा प्रविशेषण है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, और बस आपके ग्रामर इसी तरीके से 1-2 प्रश्न की पूछी जाती है। ग्रामर आपको बच्चों को भी नहीं पढ़ानी है, स्वयं भी नहीं पढ़नी है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें क्या है? तो इनको पहले हमें शब्दों में तोड़ना होता है, अंकुर प्लस इत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 इत। अगला प्रश्न देखते हैं, और अब ये हमारे पेडागोजी पर आधारित प्रश्न है, तो वीडियो को धैर्य के साथ पूरी देखें। तो इन्हें हम पूर्ण पेडागोजी के साथ, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के साथ, यानी टैग वर्ड्स के साथ इन्हें हम सीखेंगे, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके एग्जाम में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली साबित होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक मात्र उद्देश्य है, यानी एक उद्देश्य आपका क्या है? तो और आपका स्तर कौन सा है? स्तर है आपका उच्च प्राथमिक। व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, व्याकरण के नियमों को आपको कंठस्थ नहीं करना है, ये आपका गलत है। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से ये अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। अब सिर्फ नियमों को जानना ये तो हमारी भाषा सीखने में नहीं है, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को भी जानना ये भी नहीं है। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके और तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो इनमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके और वो भी प्रभावी प्रयोग। हिंदी भाषा का सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो इसमें भाषा की पाठ्य पुस्तकें की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। अब इसमें सबसे अनिवार्य क्या है हिंदी भाषा सीखने सिखाने में आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2 समृद्ध भाषा परिवेश। यानी हम भाषा कब सीखते हैं? जब हमारे आसपास का माहौल, जब हमारा परिवेश उस भाषा से लैस होता है, जिसमें जो भाषा बोली जाती है बच्चा उसे तुरंत सीख जाता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से हम भाषा नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हम एक अपनी जो भाषा हमारे घर में बोली जाती है उसी भाषा को हम सीख पाते हैं। अन्यथा हम दूसरी इंग्लिश की बुकें हम खूब पढ़ लें, हम पढ़ते पढ़ते सारी, यानी हम स्टडी भी हम इंग्लिश मीडियम से करते हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं कभी कभी। अगर हमारे स्कूल में सिर्फ किताबें ही इंग्लिश में हों और वहाँ इंग्लिश न बोली जाए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषा परिवेश, यानी परिवेश से ही हम सीखते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी।
तो उच्च प्राथमिक पर भाषा के आकलन में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ करनी है, तो आपको भाषा का आकलन करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। अब साहित्यकारों की जानकारी से क्या लेना देना है, जब हम किसी बच्चे के मतलब भाषा का आकलन करेंगे तो, और सिर्फ हमें व्याकरण की जानकारी नहीं रखनी है कि बच्चा ने कितना व्याकरण सीख पाया है, और हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की, बच्चा सिर्फ मानक वर्तनी पर ही हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो हमें बारीकियों की समझ व प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब इसमें आपका भाषा अर्जन है, ये सहज होता है, ये सरल होता है, ये कठिन होता है, ये सीखा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा कि ये एक सहज प्रक्रिया है, यानी बच्चा को अगर प्रवेश दिया जाए भाषा सीखने का तो वो सहज ही भाषा को सीख लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए। अभी हमारा एक प्रश्न इधर छूट गया। हाँ, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी स्तर हमारा पहले ही हमने आपको बता दिया था कि आपका ये पेपर सेकंड के प्रश्न पत्र है। तो बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, अन्य विषयों का सरलीकरण करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, किसका के लिए होना चाहिए, सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने, परस्पर तुलना, भाषा की जानकारी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीखने में मदद, यानी हम बच्चे का आकलन करेंगे और तो उसका आकलन इस तरीके से होना चाहिए कि उसके सीखने में वो फिर मदद करे। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। क्या पूछा है आपसे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ठीक है, यानी देखने के साथ साथ बच्चा सुनता भी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना या डायरी लिखना। अब उच्च प्राथमिक है और किए लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, डायरी लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। अब आपसे सबसे कमजोर बिंदु पूछा है, लिखने में नए शब्द का इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का उपयोग, यानी ये सबसे कमजोर बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर बल देंगे। अब भाषा का आप आकलन कर रहे हो तो सर्वाधिक बल आप किस चीज पर देंगे, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच, सूची। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं
बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। यानी बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता ये हमने आपको कई बार बता दी है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में। तो आपको आगमन पद्धति के बारे में पूछा गया है, ये क्या होती है? जटिल से सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो राइट आंसर आपका है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और इसीलिए आगमन विधि है ये ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि बच्चे को पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर हम उसे नियम सिखाते हैं। यानी ये सरल से और जटिल की ओर होती है। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ होता है। और ये आज हमारी प्रैक्टिस का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ होता है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। यानी ये आपका किसका कथन है? तो ये आपके मानते हैं नंबर 1 चॉम्स्की साहब। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगली वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।